आज हम बात करेंगे भारतीय सैन्य इतिहास के एक ऐसे हीरो की जिनका नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, जुनून की और देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने की। तो चलिए सीधा चलते हैं 1971 के जंग के मैदान में। चारों तरफ धुआं, गोलियों की आवाज और बीच में है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उनका टैंक दुश्मन के हमले से आग की लपटों में घिर चुका है। रेडियो पर उनके कमांडर चिल्ला रहे हैं, अरुण टैंक छोड़ो, फौरन पीछे हटो। लेकिन पता है खेत्रपाल का जवाब क्या था? वो शब्द जो इतिहास में अमर हो गए, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी मेन गन अभी भी काम कर रही है। अब ये जो उन्होंने कहा, ये सिर्फ जोश में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे था अपने कमांडिंग ऑफिसर से किया गया एक वादा। एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और पता है, उस वादे को निभाते हुए उसी जलते हुए टैंक से उन्होंने अकेले ही दुश्मन के एक दो नहीं पूरे 10 के 10 बेहतर पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को तबाह कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये अरुण खेत्रपाल? क्या था उनमें ऐसा खास कि सिर्फ 21 साल की उम्र में वो इतने बड़े हीरो बन गए? चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। देखिए, फौजी खून तो उनकी रगों में ही था। उनके पिता वो खुद सेना में ब्रिगेडियर थे, तो घर में ही माहौल था अनुशासन का, देश सेवा का, और ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला। जब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए गए तो वहां भी उनकी लीडरशिप चमक कर सामने आई। वो अपनी कंपनी के कैप्टन थे और फिर आईएमए से पास आउट होने के बाद उन्हें भारतीय सेना की एक बहुत ही जानी मानी आर्मर्ड रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स में कमीशन मिला। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। 1971 की जंग शुरू होने से ठीक पहले अरुण खेत्रपाल के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी हुई जो शायद किसी के भी हौसले को तोड़ देती। मुश्किल ये थी कि जंग तो छिड़ गई, उनकी रेजिमेंट को फ्रंट पर जाने का ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन नियमों के हिसाब से देखें तो अरुण एक टैंक प्लाटून को लीड ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत जरूरी कोर्स, जिसे यंग ऑफिसर्स कोर्स कहते हैं, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल हनुत सिंह राठौर, वो बहुत सख्त माने जाते थे। उन्होंने अरुण के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो कोर्स 6 महीने का होता है, अगर वो उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर लें और उन्हें साबित कर दें कि वो तैयार हैं, तो ही वो उन्हें जंग में ले जाएंगे। सोचिए, 6 महीने का काम कुछ दिनों में, ये तो लगभग नामुमकिन था। पर अरुण खेत्रपाल के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि उनकी रेजिमेंट तो जंग लड़ रही है और वो पीछे बैठे रहें। बस फिर क्या था, उन्होंने दिन को रात बनाया, रात को दिन। वो 6 महीने की पूरी पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म कर डाली। और सिर्फ कोर्स ही पूरा नहीं किया, बल्कि अपने सख्त सीओ साहब का जो पर्सनल टेस्ट था, उसमें भी पास होके दिखाया। मतलब जंग के मैदान पर जाने से पहले ही उन्होंने अपनी पहली लड़ाई जीत ली थी। तो अब जब अरुण जंग के लिए तैयार थे, चलिए हम भी चलते हैं उस मैदान की तरफ जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। ये जगह थी शकरगढ़ बल्च, एक ऐसा इलाका जो स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी था। अच्छा, इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए एक मिलिट्री टर्म समझना जरूरी है। वो है ब्रिजहेड। ब्रिजहेड का सीधा सा मतलब है कि जब कोई सेना नदी पार करती है तो वो दुश्मन के इलाके में एक छोटी सुरक्षित जगह बना लेती है, एक फुटहोल्ड, जहां से बाकी सैनिक और टैंक आसानी से आगे बढ़ सकें। और बसंतर नदी पर बनाया गया ये ब्रिजहेड, यही इस पूरी लड़ाई का सेंटर पॉइंट था। तो भारतीय सेना का प्लान बिल्कुल क्लियर था। पहला, पाकिस्तान को जम्मू या अमृतसर की तरफ हमला करने से रोकना। दूसरा, इस शकरगढ़ बल्च पर कब्जा करना। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी था बसंतर नदी पर जो ब्रिजहेड बनाया था जरपाल में, उसे किसी भी कीमत पर बचाना। क्योंकि अगर ये ब्रिजहेड टूट जाता तो पाकिस्तानी टैंकों को रोकने वाला कोई नहीं था, उन्हें एक खुली सड़क मिल जाती। और फिर आई वो सुबह, 16 दिसंबर। पाकिस्तानी टैंकों की एक पूरी की पूरी रेजिमेंट ने इसी ब्रिजहेड को तोड़ने के लिए जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी मिली अरुण खेत्रपाल और उनके साथी टैंकों को। लेकिन बहुत जल्दी ही हालात काबू से बाहर होने लगे। हुआ ये कि हमले को लीड कर रहे थे 3 भारतीय टैंक। उनमें से एक में अचानक कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई, वो रुक गया। कुछ ही देर बाद दूसरा टैंक दुश्मन के निशाने पर आ गया और तबाह हो गया। और फिर एक गोला सीधा आकर लगा अरुण खेत्रपाल के टैंक पर। उनके टैंक का नाम था फेमागुस्टा और उसमें आग लग गई। अब सोचिए सीन क्या है,
अरुण अकेले हैं एक जलते हुए टैंक के अंदर और उनके सामने दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट खड़ी है। जब रेडियो पर पीछे हटने का ऑर्डर आया तो उन्हें अपने सीईओ से किया वो वादा याद आ गया कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। और उनका जवाब वही था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद उन्होंने अकेले ही दुश्मन के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि देखने वाले हैरान रह गए। और जो हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री में एक मिसाल बन गया। अकेले अरुण खेत्रपाल ने एक के बाद एक दुश्मन के 10 टैंक उड़ा दिए। अगर पूरी लड़ाई का नतीजा देखें तो वो और भी चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के 51 टैंक तबाह हुए और भारत के सिर्फ 4। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि भारतीय सेना का शौर्य क्या था और उसमें अरुण खेत्रपाल का योगदान कितना बड़ा था। लेकिन रुकिए, अरुण खेत्रपाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी शहादत के कई साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और भी खास बना दिया, एक बहुत इमोशनल मोड़ दिया। इस कहानी के आखिरी हिस्से में 2 लोग बहुत अहम हैं। एक अरुण के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल और दूसरे वो पाकिस्तानी टैंक कमांडर ब्रिगेडियर नासिर, जिन्होंने अरुण के टैंक पर वो आखिरी निर्णायक गोला दागा था। हुआ ये कि जंग के कई साल बाद ब्रिगेडियर खेत्रपाल पाकिस्तान गए, अपने पुश्तैनी शहर सरगोधा। वहां उनकी मेहमान नवाजी की एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने, जिनका नाम था नासिर। और मजे की बात यह कि ब्रिगेडियर नासिर को ये नहीं पता था कि वो किसके पिता की खातिरदारी कर रहे हैं। जब ब्रिगेडियर खेत्रपाल भारत वापस आ रहे थे तब ब्रिगेडियर नासिर ने उन्हें सच्चाई बताई। उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, 16 दिसंबर 1971 को बसंतर की लड़ाई में जिस आखिरी टैंक को मैंने हिट किया था वो आपके बेटे का था। आपके बेटे ने अकेले हमारी पूरी रेजिमेंट को रोक कर रख दिया था। मैं आपको सलाम करता हूं और मैं आपके बहादुर बेटे को सलाम करता हूं। सोचिए, एक दुश्मन की तरफ से ऐसी श्रद्धांजलि, ये शायद दुनिया के किसी भी मेडल से बढ़कर है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जंग की बड़ी बड़ी बातों और हिसाब किताब के बीच एक अकेले इंसान की हिम्मत का वजन कितना होता है। शायद अरुण खेत्रपाल की ये विरासत ही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है।